देखो भाई, नया चैप्टर है भाई, हमारा 5वां चैप्टर हो गया था। अगला चैप्टर है 6th, चैप्टर नंबर 6 है हमारा, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसको हम प्यार से EMI बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या होगा, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बोलते किस चीज़ को है। ध्यान से समझना है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोला गया है कि अगर हमारे पास में कोई कॉइल है, कोई भी कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, और वहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं उनके नंबर्स को बदलते रहें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल जाए, तो अगर कोई भी कॉइल है वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज किया जा रहा है, तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा तो उस कॉइल के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF जनरेट हो जाएगा, और अगर उसमें EMF जनरेट हो गया है और वो जो लूप है क्लोज है, तो उसके अंदर अपने आप ही क्या फ्लो हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, या जो EMF जनरेट होता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। तो कहीं पे कोई भी कॉइल है, वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज किया जा रहा है, ये केवल और केवल फ्लो जो होगा EMF का या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, वो केवल और केवल तब तक ही होगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा, तब तक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना बंद हो गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इससे पहले हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो देखिए भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, बिल्कुल उसी से कंपेयर करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या बोला था कि किसी भी सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो नंबर्स हैं, उसी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। और किससे रिप्रेजेंट करते थे भाई? हम फाई से करते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम बोलेंगे कोई सरफेस दिया हुआ है, उस सरफेस से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी वहाँ से पास कर रही हैं, उनकी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। इसको भी हम फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी फाई है, ये भी फाई है। और अगर आपको दोनों में डिफरेंस करना है तो कभी कभी हम इसे फाई बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी, या फाई से भी करोगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं करेगा। फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है जनरली, और फाई अगर नॉर्मली है तो हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। तो इस तरीके से बोला जाए। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल वहीं से इसके बारे में कंसेप्ट लिया गया है। The number of magnetic lines of force passing through an area normally is known as magnetic flux, और इसको हम फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से पास करने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी संख्या को हम क्या बोल देंगे भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। अब अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई उसका? तो फाई का वहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, E वेक्टर डॉट A वेक्टर हुआ करता था। यहाँ क्या आ जाएगा भाई? E की जगह B डॉट A निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? B डॉट A, जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई? BA cos थीटा लिख सकते हैं। तो फाई बराबर B डॉट A, जिसे हम क्या लिखेंगे? BA cos थीटा। इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे आप सभी के बारे में जानते ही होंगे कि जो B वेक्टर है, ये B वेक्टर क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो A वेक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? एरिया वेक्टर बोलते हैं। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है भाई हमेशा? बताइए। नॉर्मल टू प्लेन, जो प्लेन होता है उस प्लेन के हमेशा एरिया वेक्टर किधर होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द प्लेन। और थीटा जो होता है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है भाई? तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ इस चीज़ पे ध्यान रखना कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा
प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसको हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं। और थीटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, उसको हम थीटा बोले हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि इसकी भाई ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर होगी, वेक्टर होगी, कैसा होना चाहिए। तो आप खुद सोच समझ के मुझे बताएंगे फाई स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, बताओ। वेक्टर होना चाहिए, और बताइए भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर है, ओके। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप इस चीज़ में? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और बहुत सिंपल सी बात क्या है भाई कि ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उससे हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। और किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो उससे हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। यहाँ से भी आप चेक करके देख सकते थे। तो ए डॉट बी है या बी डॉट ए है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है, सीधा सीधा सा। तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी भाई, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। आप खुद देखो ना, है क्या ये, कोई फील्ड है, वही सॉरी सरफेस है, सरफेस से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या है। 2 जा रही है तो 2 हो जाएगा फ्लक्स, 4 जा रही है तो 4 हो जाएगा, 10 जा रही है तो 10 हो जाएगा। बस नंबर ही तो है, थोड़ी ना इसमें कोई डायरेक्शन यहाँ पे छिपी हुई है। तो ये स्केलर क्वांटिटी आपको मिलेगी। फिर अगला आता है कि भाई इसकी यूनिट और बता दीजिए, यूनिट जो है क्या आनी चाहिए। तो यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट इसकी देखो 2 तरीके के पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जी ऐसा यूनिट के बारे में हमें बात करनी है, तो ऐसा यूनिट इसके क्या होगी। तो आपके पास फॉर्मूला हमने क्या निकाल के दिया है भाई, फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। तो आपको याद है बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती थी, टेस्ला। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि इसकी यूनिट आप बोल दोगे टेस्ला इनटू में मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट भी हम आराम से निकाल सकते हैं भाई। तो सीजीएस यूनिट अगर हम निकालें तो सीजीएस यूनिट देखो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट होती थी कितनी होती थी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती थी, सोचो। टेस्ला तो ऐसा सिस्टम में थी, गॉस क्या होती थी, गॉस। तो गॉस इनटू में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है इसको हम प्यार से बुलाते हैं वेबर। क्या बुलाते हैं भाई, वेबर। और वेबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम प्यार से क्या बुलाते हैं पता है आपको, मैक्सवेल। क्या बुलाते हैं, मैक्सवेल बुलाते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपने एक रिलेशन तो पढ़ा होगा, टेस्ला और गॉस के बीच में मैंने रिलेशन बताया हुआ था। और टेस्ला और गॉस के बीच में जो रिलेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। याद है आपको रिलेशन? मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो साइड में, 1 टेस्ला बराबर था 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर। अब मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए भाई, वेबर और मैक्सवेल के बीच में। तो 1 वेबर बराबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये आ जाता है। देखो 4 तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, टेस्ला और गॉस से आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आ रहा है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 4 वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 4 यहाँ से टोटल आपको कितना मिल जाएगा, ये 10 टू द पावर 8 निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको रिलेशन मिल जाएगा इनके बीच में। तो ये एसआई सिस्टम वाली यूनिट होगी और ये सीजीएस वाली यूनिट होगी। यूनिट यहाँ पर ध्यान से रखनी है क्योंकि यूनिट का बहुत अच्छा रोल होता है भाई अपना। अब अगले चीज़ आपसे देखो क्या पूछी जा सकती है, अगला आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी भाई डायमेंशन और बता दो कितनी रही होगी। तो डायमेंशन भी आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो फाई किसके बराबर है भाई, डी डॉट ए के बराबर है। तो इसकी डायमेंशन अगर चाहिए तो पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, कोई भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने वैसे निकालना सिखाया भी था आपको ये। तो कोई भी फॉर्मूला आप देख लो छोटा सा, मैं साइड में निकाल के दिखा देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ बराबर क्या होता है, स्मॉल एम इंटू बी, यहीं से निकाल लेते हैं।
तो b किसके बराबर आ जाएगा भाई यहाँ से f अपॉन m। f की डायमेंशन कितनी होती है ml(t-2) और m का मतलब होता था पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती थी एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर से आप इसकी डायमेंशन निकाल लोगे, एम्पियर यानी a, मीटर यानी लेंथ की बात हो रही है l, ये l से l कैंसिल हो जाएगा तो m a-1 और t-2, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायमेंशन निकाल ली। आप यहाँ पुट कर दीजिए तो फाई की डायमेंशन निकाल लेंगे तो कितनी आई है m a-1 t-2 और एरिया कितनी होती है भाई L2 होती है। तो फाई की जो डायमेंशन निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी m L2 a-1 t-2। इस तरीके से आप फ्लक्स निकाल लिए। तो b की अगर डायमेंशन पता है तो फ्लक्स की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए अब हमें निकालना है इसके स्पेशल केसेस हैं कुछ बहुत सारे और वो हम देखते हैं। और स्पेशल केस भाई इसके इम्पोर्टेंट हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से ध्यान से जो है समझना इसको, स्पेशल केसेस। और जिसमें मैं पहले बात कर रहा हूँ केस फर्स्ट की। कौन सा केस है भाई? पहला केस है। और पहला केस मैंने ले लिया इफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए भाई? 0 हो जाए। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तब हमें फ्लक्स निकालना है। तो फाई किसके बराबर होता है भाई? बी ए कॉस थीटा, यानी बी ए कॉस 0 मिलेगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? +1 आ गई। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा? प्लस बी ए के बराबर आ जाएगा, जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये कैसी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती है तो उस समय मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करेंगी और ये आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, थीटा की वैल्यू 0 आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर जो सेकंड है उस चीज़ को और देखते हैं भाई। देखिएगा केस सेकंड वाला मैंने ले लिया कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए भाई? 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री अगर हो रहा है तो फाई किसके बराबर मिलेगा भाई? बी ए कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है भाई? 0। तो इस कंडीशन में फ्लक्स आपको कितना मिल जाएगा? 0। यानी इस कंडीशन में फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगे? 0 के बराबर जाएंगे। तो जब थीटा 90 आ रहा है तो फ्लक्स 0 हो गया। थीटा अगर 0 आ रहा है तो फ्लक्स कितना आ गया? वहाँ पर मैक्सिमम जा रहा है, यानी पॉजिटिव में जा रहा है। अब अगला केस और लेके देखते हैं भाई, केस नंबर 3। और तीसरा वाला जो केस है वो मैंने मान लिया कि इफ थीटा कितना हो जाए भाई हमारा? 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो फाई कितना निकल के आ जाएगा? बी ए कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1 होती है। यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस के बी ए के बराबर आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, इस कंडीशन में नेगेटिव आ रहा है और इस कंडीशन में 0 आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लक्स की वैल्यू कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और यहाँ पर एक अगर मैं जनरल बात कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो, 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ी हो, तो थीटा 90 और 0 के बीच में आ रहा है, यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। और पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है कॉस थीटा कैसा मिलेगा भाई आपको? पॉजिटिव मिलेगा। ये अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कैसी मिलेगी भाई आपको? पॉजिटिव मिलेगी। यानी थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। अगला मैंने ले लिया कि थीटा की वैल्यू 90 से तो क्या हो भाई? बड़ी हो और 180 से क्या हो? छोटी हो या उसके बराबर भी हो। तो ये दूसरे में जा चुका है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। और कॉस थीटा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फ्लक्स की कैसी वैल्यू मिल जाएगी? नेगेटिव मिल जाएगी। और तीसरा है अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट कितना हो जाए? 90 के बराबर। देखो यहाँ मैंने 90 पे इक्वल नहीं लगा रखा था, 90 से छोटी है या 90 से बड़ी है। अगर एग्जैक्ट 90 हो जाए, एग्जैक्ट 90 का मतलब है कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। यानी इस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है और कब 0 होती है, वो आप पता कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो अगली चीज़ क्या है, ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर पास कर रही है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से अगर परपेंडिकुलर पास कर रही है तो उस कंडीशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? 90 होगी। Magnetic field lines passes normally to the surface, then what is the angle theta? 90 होगा। नॉर्मली पास कर रही है किस सरफेस से? 90 बता रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल पास कर रही हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 बता रहे हो।
यही जो है ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, 99% बच्चे यहाँ पे गलतियाँ यही करते हैं। नॉर्मली दिख गया मतलब थीटा 90 बैठ रखा है आपके माइंड में, पैरेलल दिख गया मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ये आपके माइंड में फिक्स है। लेकिन मैं है ना अभी थोड़ी देर पहले है ना एक चीज़ पर जोर दे रहा था, और वो चीज़ ये थी कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। और मैं किस पर जोर दे रहा था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द प्लेन। मैं इन दो चीज़ों पर जोर दे रहा था। वो अलग से लिखवाने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ छुपी हुई है। अदरवाइज ये अलग से बताना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कि एरिया है, कि थीटा क्या है, ये इसका कोई महत्व तो नहीं बनता है। अलग से दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप चीज़ों को अच्छे से समझो। देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के कैसे हैं भाई, परपेंडिकुलर है। किसी के पास कोई नोटबुक है, दिखाना, नोटबुक हो तो दिखाओ कोई भी, कैसे भी, ठीक है। देखिए भाई, ये रहा मेरे पास कोई सरफेस है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने मान ली ऐसे करके पास कर रही हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है। ये इमेजिन करना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। मैंने सरफेस को ऐसे करके रख दिया है, तो सरफेस ऐसे रख दिया और फील्ड लाइन किधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे ही करके तो नॉर्मली है। अब यहाँ मुझे देखना है थीटा की वैल्यू कितनी है। तो आपने थीटा की वैल्यू कितनी बता दी, 90, थीटा की वैल्यू 90 बताई थी। अब ध्यान से देखना, बी की डायरेक्शन तो इधर है, बहुत बढ़िया। एरिया जो होता है, एरिया सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बी इधर, एरिया भी किधर हो गया भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी एरिया भी उधर, यानी एक्चुअल में यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब कभी भी ये लिखा आया ना कि नॉर्मली पास कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, जब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप एरिया वेक्टर इधर ले लेते हो, तो बी इधर, एरिया इधर, तो फिर कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। और कभी भी आपसे बोला जाए कि सरफेस के पैरेलल जा रही हैं लाइंस, भाई सरफेस के पैरेलल जाने का मतलब यहाँ पे पता थीटा कितना निकल के आएगा, 90। बी इधर हो गया और एरिया इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर हो गया, तो 90। और ये होना भी चाहिए भाई। आप देखो तो सही, इस कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, तो इस सरफेस से कितनी लाइन जा रही हैं, एक भी पास नहीं करेगी, 0 कर रही है। और ये थीटा इक्वल टू 90 वाले कंडीशन में तो फ्लक्स 0 आ रहा था, इसी कंडीशन में तो फ्लक्स 0 आ रहा था। और इसमें क्या आ रहा था, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस ऐसे करके होगा। और आप इस चीज़ को भी समझते ही होंगे, ये मैंने पहले भी समझाया था जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा रहा था, ये मैंने शायद आपको पढ़ाया था, समझाया था, याद है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई ये मेरे पास में क्या है, कॉपी है, नोटबुक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे करके माना हुआ है, ध्यान से देखना। अब इस कंडीशन में जब ये सरफेस रखा है, तो इससे फ्लक्स कितना है, 0 है। अगर मैं सरफेस को ऐसे करके घुमाऊं, तो धीरे धीरे इससे नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होंगी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। और जैसे ही ये नोटबुक को मैंने ऐसे कर दिया, तो इस टाइम पे फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम। और इस कंडीशन में आप थीटा 90 मत बोलना, थीटा कितना है, 0 है, क्योंकि एरिया भी उधर है और बी भी उधर है। फिर से आप अगर ऐसे करके घुमाते जा रहे हो, तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो गया, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है फ्लक्स होता है। और कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब फील्ड लाइन सरफेस से बाहर की ओर जा रहे हो, तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव मान लेते हैं, और फील्ड लाइन सरफेस के अंदर की ओर आ रही हो, तो हम फ्लक्स को कैसा मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। इतना है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ को वाकायदा लिख सकते हो कि फाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है भाई, थीटा का मतलब 0 का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो ये परपेंडिकुलर वाला होगा और बाहर की तरफ जो है आ रहा होगा, और ये वाला भी होगा परपेंडिकुलर ही। तो जो बी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी यहाँ पे, बस इतना सा अंदर है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये नेगेटिव में आ जाएगा, बाहर की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है भाई, बी वेक्टर जो होगा पैरेलल टू
सरफेस। तो जब थीटा 90 है, 90 का मतलब वो सरफेस के कैसे होगा भाई, पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से है और इसी तरीके से आप जो है पता कर सकते हो कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वो सारे चीज़ें हैं। तो ये याद रखना, स्पेशल केस इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाए थे। क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो वहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलिए देखो, क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे आपको जो है बी वेक्टर दिया हुआ है 4j कैप प्लस 2k कैप टेस्ला, और आपको एरिया वेक्टर दे दिया जाए माइनस के 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो बता सकते हो भाई कितना आना चाहिए, देखते ही बता सकते हो। तो फॉर्मूला याद है, फाई किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। तो बस दोनों का डॉट निकालना है और डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे के साथ, के का के साथ। तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो ऊपर जे कितना है, 4 है, नीचे जे कितना है, 2। तो 4 का 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8। ऊपर तो आई है ही नहीं है, तो आई वाला तो 0 हो गया। के कितना है भाई, 2, ये -3 है, तो माइनस के 6, तो कितना आया 2। और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में, इसका मतलब 2 वेबर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बी वेक्टर आपको दिया है और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है बताइए फाई कितना होगा, फाई निकालना कितना होगा। 20 आ रहा है, पक्का सोच लो। तो आई वाला तो 0 है, आई तो है नहीं, आई वाला 0, जे वाला भी 0, ऊपर जे नहीं है। के का के के साथ करना है, बस कितना आएगा 20। लेकिन एक चीज आप यहां भूल गए हो, ये तो टेस्ला है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम है। यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नॉट ओनली। तो ये आता है ना आपको, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, कौन बता रहा है, 1 मीटर में होते हैं वो, ठीक है। अच्छा 1/100, बहुत अच्छी बात है। 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1/100 यानी 10⁻² आ जाएगा। अब स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर का मतलब यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा सा है। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, यानी 2 × 10⁻³ वेबर। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा, सीधा सीधा सा है। ठीक है, बाकी कल करेंगे, इतना ही रखते हैं।